नमस्कार। आज हम लोग जेपीएससी झारखंड के लिए करेंट अफेयर रिवीजन करेंगे। साल भर का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उनको रिवाइज करेंगे लगभग आज पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 में हम लोग से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपाई सोरेन झारखंड के नए सीएम बने हैं। आपको पता है अभी झारखंड के जो 11वें सीएम थे हेमंत सोरेन, उनके इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने हैं। और वो किस पार्टी से है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। हेमंत सोरेन को अभी ईडी ने अरेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। तो ईडी के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ईडी न्यूज में है। तो ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यह एक अटैच बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक अटैच बॉडी है ईडी। और ईडी को मेनली जो है 2 एक्ट से पावर मिलता है, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एक 2002 में जो आया था, और एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी 1999 में जो आया था। तो 2 एक्ट से ईडी को मेनली पावर मिलता है। और ईडी जो है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ये किसी भी मैटर्स को जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुद्दे शामिल हो उसको जांच सकती है। और ईडी को सीबीआई के जैसा स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ईडी देख लिया। और हेमंत सोरेन को इन्होंने गिरफ्तार किया, जिसको उन्होंने रिजाइन किया। और चंपई सोरेन तो याद रखना है झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी 5 आदमी को भारत रत्न मिला है पहली भारत में, मतलब इस सर्वाधिक लोगों को भारत रत्न इस साल मिला है। तो कौन कौन से वो 5 लोग हैं? तो 5 लोग में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की घोषणा हुई। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भारत रत्न की घोषणा हुई। और फिर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। तो इन 5 लोगों को जो जिसमें से 3 लोग जो मुख्यतः 4 लोग जो मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्र से हैं और एक जो है कृषि क्षेत्र से है। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न से इस साल सम्मानित किया गया है। और सबसे पहले भारत रत्न के बारे में हम लोग जाने थे। ये देश का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। और भारत रत्न उसके नीचे आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये जो 4 अवार्ड हैं देश के टॉप नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। ये मिलिट्री सम्मान नहीं है, नागरिक सम्मान है। और नागरिक सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। पहली बार भारत रत्न जो है वो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और मद्रास प्रोविंस के बाद में मुख्यमंत्री भी थे, तो उनको पहली बार भारत रत्न मिला था 1954 में। और इस साल 2019 में अंतिम बार भारत रत्न नानाजी देशमुख, भूपेन्द्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। उसके बाद इस साल 2024 में भारत रत्न की घोषणा हुई है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर देखते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, जिसका रिपोर्ट जो है 31 जनवरी 2024 को आया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 93 है, ठीक है ना। तो 2022 में जो है इंडिया का रैंक 85 था, अब 93, यानी भारत में जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ गया है। तो इसलिए याद रखना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 93 है। टॉप 3 कंट्री कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो टॉप 3 कंट्री हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। उसके बाद लगभग 180 देश इस इंडेक्स में शामिल थे। ये इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो 5 चीज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। लगभग 180 देश इसमें शामिल होते हैं। और भारत की रैंक जो है इस साल के 2023 का जो रिपोर्ट 2024 में आया उसमें भारत का रैंक है 93। अर्लियर जो 2022 वाला एडिशन था उसमें भारत का रैंक था 85, यानी भारत का जो है 8 जो है रैंकिंग और बढ़ गया। उसके बाद टॉप 3 देश जो है इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है। फिलेरियासिस जो डिजीज है उसको स्टेट से ख़त्म करने के लिए। तो फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, कौन सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसे एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो कैंपेन है वो 5 से 15 फरवरी 2024 तक चलेगा और लगभग यूपी के 17 जिलों में चलता है। फाइलेरिया जो है वो मॉस्क्यूटो बोर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका सिम्टम्स क्या है अगर डिजीज का देखें तो स्वेलिंग होता है। फिर उसके बाद इसके कारण जो डिसेबिलिटी दिव्यांगता हो जाती है। और वर्ल्ड वाइड जो है लिप्रोसी के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्ट यही करता है डिसेबिलिटी में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूएस ने अभी हाल ही में भारत को
31MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन बेचने की सहमति दे दी है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने। तो ये जो है इसका याद नाम रखना है MQ-9B स्काई गार्डियन। ये एक प्रीडेटर ड्रोन है और जो मेनली हाईली एडवांस्ड ड्रोन है और लगभग ये 4 बिलियन का डील, प्रधानमंत्री जब यूएसए गए थे जून में तो उस समय ये डील साइन हुआ था। तो उसके बाद ये जो डील है यूएस ने फाइनलाइज किया है। अच्छा, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत सरकार ने चावल को किस नाम से बेचने की अनुमति दी है। तो अब जो भारत में जितने भी चावल बेचे जाएंगे वो द भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि द भारत यूरिया का यूनिफाइड भारत यूरिया कर दिया गया नाम। तो पहले क्रिस्को, इफको, इन सब का अलग अलग कंपनी का होता था नाम, लेकिन अब जो है एक ब्रांड से आता है यूरिया। उसी तरह अब राइस भी एक ब्रांड से, भारत ब्रांड से राइस बेचे जाएंगे 29 रुपये पर केजी, ठीक है। और ये बेचे किसके जाएंगे, तो जो नाफेड है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नाफेड, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ। तो ये जो 3 संगठन है केंद्र सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के, जो किसानों से खरीद करते हैं फसल की, तो इनके द्वारा बेचा जाएगा भारत ब्रांड से चावल, ठीक है, मार्केट में। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल किया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था, जो कुछ गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि देश में फूड क्राइसिस से निपटने के लिए या फिर कोई भी अनप्रेसिडेंट घटना से निपटने के लिए फूड सेक्टर में वो इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कि कोरोना का समय भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों पर रोक लगाई थी जो एसेंशियल फूड्स हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था, में याद रखना। यह भारत सरकार को पावर देता है कि वो अनाज की कालाबाजारी को रोक सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो शुरू हुआ है फरीदाबाद में। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ पे है, तो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। और ये जो है हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये इसका 37वां एडिशन है। और इसका उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में हुआ था। 2 फरवरी से 18 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। तो हमें याद रखना है कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है वो हरियाणा में होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा में भारत सरकार ने और राज्यसभा में ये डाटा दिया है कि भारत जो है दुनिया के अन्य देशों को जो मदद करता है उसके बारे में। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मदद है उसका हिस्सा जो है वो भूटान को मिलता है, भारत का। यानी भारत जो विदेशों को मदद करता है, मदद मतलब जो लोन नहीं, ग्रांट देता है, यानी फिर वो वापस नहीं मिलता है, उनको दान दे दिया जाता है उनके यूज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो पैसा भूटान को मिलता है, लगभग भूटान को। उसके बाद अन्य देश भी है, मालदीव, श्रीलंका, ये सब पड़ोसी देश हैं। तो लगभग भारत सरकार ने ये डाटा दिया है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव किस स्टेट ने लॉन्च किया है। तो 1 जनवरी 2024 से कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये जो इनिशिएटिव है ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के द्वारा लॉन्च, मतलब उनके कॉरपोरेशन के साथ लॉन्च किया गया है। और इसका एम क्या है, तो एम ये है कि जो बच्चे जो हैं डिजिटल गेम में, इरिस्पॉन्सिबल गेम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसको रोका जाए और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग की तरफ, जो उनके माइंड को इनरिच करे, उसके तरफ प्रमोट किया जाए। तो याद रखना, डिटॉक्स इंडिया इनिशिएटिव कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन गेम को सही दिशा में, बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। ये जो कब से कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो है वो 1 फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक ऑर्गेनाइज होगा। तो याद रखना है ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो ये भारत मंडपम, जहाँ G20 का समिट हुआ था, तो उसी भारत मंडपम में ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ये जो है भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट शो है भारत का। जिस तरह दुबई एक्सपो होता है उसी तरह ये एक्सपो है भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर में। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन किया। और इसमें जो है लगभग भारत के 28 जो कार निर्माता कंपनी है वो पार्टिसिपेट कर रही है। और लगभग 600 से ज़्यादा ऑटो कंपोनेंट, जो कार के जो कंपोनेंट होते हैं, टायर, थी, इंजन, इन सभी को बनाने वाले लगभग जो कंपोनेंट बनाने वाले कंपनी जो वो सभी पार्टिसिपेट कर रही है। और जो लगभग 1000 से ज़्यादा ब्रांड जो 13 ग्लोबल मार्केट्स पे जो है वो सभी दिखाए जा रहे हैं। यानी ये भारत का मतलब भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव शो है, जिसमें
विभिन्न कंपनी अपनी क्षमता, अपनी जो डिज़ाइंस है, अपनी नई नई इनिशिएटिव जो ऑटो सेक्टर में वो जो नए नए डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हैं, नई नई जो कार आ रही है उनको ये शो करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में और भारत मंडपम में, याद रखना है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज द पीएम गति शक्ति समिट टुवर्ड लॉजिस्टिक इफिशियंसी एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो अभी पीएम गति शक्ति समिट किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो हमें याद रखना है फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो भारत का कॉमर्स और इंडस्ट्री मतलब उनका एपेक्स बॉडी है, तो उसने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल टेंडेंट DPIIT के सहयोग से नई दिल्ली में इस पीएम गति शक्ति समिट को ऑर्गेनाइज किया था। और जो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम है ये मेनली 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम का जो मेन एम था कि डिफरेंस जो लॉजिस्टिक सेक्टर में सुधार करके और भारत के जो ट्रेड सेक्टर को है उसे बूस्ट किया जाए। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत डिफरेंट सेक्टर को इसमें सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट करके जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी काम है उसको उनमें तेज़ी लाया जाए, जिससे कि भारत का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और उसके बाद भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़े। तो पीएम गति शक्ति का ये सब एम था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC जो है उसके ICC का जो रीजनल बॉडी है एशिया में, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके प्रेसिडेंट जो है तीसरे टर्म के लिए कौन चुने गए? लगातार तीसरे टर्म के लिए। तो जैसा जो इसके पहले प्रेसिडेंट है जो BCCI के सचिव हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट चुने गए हैं लगातार तीसरे बार। और ये जो है जैसा भी BCCI का भी सेक्रेटरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेवी ने 2024 को कौन सा साल घोषित किया है? तो इंडियन नेवी ने 2024 को नेवी के ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ठीक है ना, तो नेवल सिविलियंस के लिए ये साल घोषित किया गया है। किस लिए? तो जो इंडियन नेवी ने इसे घोषित किया है कि जो नेवल सिविलियंस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इफिशियंसी को और वेलबींग को प्रमोट करना है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड विच एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को अभी हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया, यानी वहाँ से अब जो है इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रेवल्स करेंगे सूरत एयरपोर्ट से। और ये जो है एयरपोर्ट को भारत में कौन रेगुलेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को और ट्रैफिक को ये सब जो है DGCA जो होता है फ्लाइट कंट्रोल, ये सब मैनेज करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसको देखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनियन बजट से संबंधित करंट अफेयर। अभी हम लोगों ने लगभग जो जनरल करंट अफेयर्स हैं उनको देखे जनवरी के, और ये जो हम लोग देखते हैं इंटरिम बजट, यूनियन बजट 2024-25 में जो आया है 2024, उसका इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं क्या क्या बजट में शामिल था। तो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया 1 जनवरी 2000। इंटरिम यूनियन बजट जो है वो उन्होंने पेश किया 2024-25 के लिए। ये इंटरिम बजट इसलिए है क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट नई चुन कर आएगी वो फुल बजट पेश करेगी, ठीक है ना। तो इस बजट में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ कर दिया गया है, जो लगभग 3.4% ऑफ GDP है। पिछले साल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़, पहली बार भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ के आंकड़ा को टच किया था, और इस साल उसे 11.1% बढ़ा कर लगभग 11,11,111 करोड़ कर दिया गया है। इंडिया का जो GDP ग्रोथ है, रियल GDP ग्रोथ है, तो वो प्रोजेक्टेड है 7.3%। अच्छा, उसके बाद GST का जो कलेक्शन है दिसंबर में 1.65 लाख करोड़ था। अच्छा, उसके बाद जो एक नया स्कीम इसमें लॉन्च किया गया कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, जो राज्य हैं उनको। किस लिए? तो अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि वो कोई एसेट क्रिएट करेंगे, जैसे रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल्स बनाना, फैक्ट्रीज, नई नई फैक्ट्रीज बैठाना। तो ये जो और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जैसे कि पेंशन, वेतन, इन सभी चीज़ों पे खर्च करना, सब्सिडी देना, ये सब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कुछ एसेट बनाए वो आपको रिटर्न करे। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर राज्य करेंगे तो उनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री जो है लोन दिया जाएगा। और इसका जो आउटले है शुरू में रखा गया है, यानी इसमें जो पैसा दिया गया है लोन देने के लिए, तो 1.3 लाख करोड़, 1.3 याद हमें रखना है कि 50 साल तक किसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जाएगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना है हमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं।
ठीक है। अच्छा, फिजिकल डिफिसिट जो है वो अभी 2024-25 में एस्टिमेटेड है 5.1% जीडीपी का, ठीक है ना। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो FRBM एक्ट है वो फिजिकल डिफिसिट को 3% के अंदर लाने की बात करता है, और भारत ने अभी जो एक्ट से ऊपर हमारा FRBM का जो टारगेट है उससे ऊपर चल रहा है फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट मतलब जो होता है कि राजकोषीय घाटा, जो वित्तीय घाटा जो है कितना हम कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो खर्च ज़्यादा है कमाई से तो वो डिफिसिट में जा रहा है। उसके बाद लगभग 2014 से 2023 तक यानी विगत 10 साल में भारत में लगभग 596 बिलियन FDI आई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर है इसमें गरीब कल्याण देश का कल्याण, गवर्नमेंट जो है वो 25 करोड़ लोगों को, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि लगभग 25 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। तो गरीब कल्याण देश का कल्याण बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि लगभग 25 करोड़ लोग जो है, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश से और मतलब लोग बाहर आए, उसके बाद बिहार से, और अगर ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो लार्जेस्ट जो है बिहार से लोग ज़्यादा बाहर आए हैं। और फिर PM स्वनिधि, जो PM स्वनिधि योजना है वो स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ते दरों पर उनको रोजगार करने के लिए जो लोन प्रोवाइड करना है, जैसे ठेले वाले, खोमचे वाले, इन लोगों को, जो हमारे फुटपाथ पे हमारे भाई काम करते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है इस PM स्वनिधि योजना से, जिसके तहत उनको 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। फिर एक PM जनमन योजना लॉन्च किया गया है। PM जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान उत्थान, ये जो योजना है इसे पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो PVTGs हैं उनके डेवलपमेंट के लिए PM जनमन योजना लॉन्च किया गया। PM विश्वकर्मा पहले से चल रहा है हमारे क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद PM सम्मान योजना, तो ये भी पहले से चल रहा है। PM फसल बीमा, ये सब पहले से चल रहा है। 30 करोड़ मुद्रा लोन इशू किए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। अच्छा, उसके बाद एक ये डाटा में याद रखना है कि जो STEM है यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन सेक्टर्स में जो गर्ल्स और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो लगभग 34% हो गया है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट। यानी इनरोलमेंट है, आप याद रखना है, ये नहीं है कि मतलब डिग्री कितना कंप्लीट करी, इसका इनरोलमेंट जो इनरोल हो रहे हैं वो लगभग 34% है। और जो 70% घर है PM आवास योजना के अंतर्गत, जिसका पहले इंदिरा आवास नाम था वो PM आवास हो गया, तो उसका जो है 70% जो है हाउस वुमेन्स को दिया गया है रूरल एरिया में, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नया रूफटॉप सोलर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी लॉन्च किया गया, और जो बाद में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की, और जिसमें जो है लोगों को छत पे सोलर लगाए जाएंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड को। और तो ये याद रखना है PM सूर्योदय योजना। उसके बाद एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम लोग देखा कि PM किसान योजना चल रहा है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज योजना जो है वो लगभग 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंकेज के लिए सपोर्ट किया है। उसके बाद भारत सरकार का इस साल फोकस है कि तेलहन में, क्योंकि तेलहन जो है ना वो हमारा क्रूड ऑयल पेट्रोल तीसरा सबसे बड़ा हम लोग इंपोर्ट करते हैं खाने वाला तेल। पहला तो जो तेल हम लोग क्रूड ऑयल है जो पेट्रोल डीजल उसको करते हैं, और तीसरा नंबर पे हमारा खाने वाला तेल है, तो इतना हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए भारत सरकार का इस एम है कि हमें इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, यानी हम इंपोर्ट अपना इसमें ख़त्म करें और हम सेल्फ सफिशिएंट बने तेलहन के सेक्टर में। तो इसलिए भारत सरकार ने जो मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर जिनसे तेल निकलते हैं उन पे फोकस करना शुरू किया है, इस बजट में फोकस किया है। फिर PM मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए है। और उसके बाद लगभग 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस और रीफाइनेंस करेगा लॉन्ग टेनर्स और लॉन्ग लो और मिनिमल इंटरेस्ट रेट पर। 50 साल का एक लोन पूल तैयार किया जाएगा 1 लाख करोड़ का, जो लोगों को दिया जाएगा इसमें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम लोगों ने देख लिया कैपिटल जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और 3 रेलवे सेक्टर में जो बजट में घोषणा किया गया कि 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो है
पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है। और रेलवे सेक्टर में ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो बन रहा है, और वंदे भारत, इन सभी नई नई आधुनिक ट्रेनें। फिर अमृत भारत योजना जिसके तहत 508 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। एविएशन सेक्टर में भारत में लगभग याद रखना है ये डाटा कि 149 यानी लगभग एयरपोर्ट हो गए हैं, डबल हो गए हैं पिछले 10 सालों में भारत में। और उसके बाद इन्वायरमेंट सेक्टर में बजट में वाइबिलिटी गैप फंडिंग को लॉन्च किया गया है, जो कि तो मैं याद ये रखना है कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग बजट सेक्टर इन्वायरमेंट सेक्टर में लॉन्च किया गया है। और बायोमास जो है उसको एक्यूमुलेट करने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही सरकार जो है सीएनजी में और पीएनजी पर पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस जो गोबर से बनता है उसको ब्लेंड करने के लिए भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी 2.0 के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया जाएगा। जो समुद्र से जो इकोनॉमी जनरेट होता है उस पर फोकस किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग कुछ डाटा देख लेते हैं। तो भारत सरकार को जो है ना लगभग 27.56 लाख करोड़ रेवेन्यू रिवाइज एस्टीमेट जो भारत सरकार का है कि इस साल प्राप्त होंगे, जिसमें टैक्स से 23.24 लाख करोड़ प्राप्त होंगे। और जो एक्सपेंडिचर है वो 44.90 लाख करोड़। तो ये याद रखना, हमें ये याद रखना है कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो 5.8% रिवाइज एस्टीमेट है, और 5.8% जीडीपी 2023-24 के। और 2024-25 का जो हम लोगों ने देखा एक्सपेक्टेड जो है 5.1% गवर्नमेंट का टारगेट है, यानी 5.8% 2023-24 का जो बजट ईयर चला गया उसमें था। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड है 5.1% 2024-25 में। अच्छा, उसके बाद 5.1% फिजिकल डिफिसिट है। और टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। और उसके बाद सोवरेन वेल्थ फंड या फिर पेंशन फंड को है एक्सटेंड कर दिया गया है 31/3/2025 तक। स्टार्टअप्स को बेनिफिट, यानी जो सोवरेन वेल्थ फंड है उससे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और जीएसटी जो है मंथली 1.66 लाख करोड़ एवरेज कलेक्शन हो रहा है। तो ये सब जो है मेनली। अब हम लोग देखते हैं नेशनल अफेयर्स, जो कंट्री का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल हम लोग बजट में देख लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं 3-4 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। बजट में एक पीएम जनमन योजना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद फिजिकल डिफिसिट जो है जो एस्टीमेट है 5.1% 2024-25 के लिए, और रिवाइज एस्टीमेट है 5.8% 2023-24 में जो था। और उसके साथ ही साथ एक 50 साल का लो इंटरेस्ट फ्री जो है कॉर्पस बनाया गया स्टेट्स के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्टअप्स में सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि स्टार्टअप्स को फंडिंग की कमी नहीं हो। वाइबिलिटी गैप फंडिंग को बनाया गया है। और उसके बाद ब्लू इकोनॉमी पे फोकस है सरकार का। और पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया। तो ये सब स्कीम्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो देश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। तो अभी हाल ही में किस एजेंसी ने हाल ही में घोषणा किया है, अरुणाचल प्रदेश में इंडिजीनियस रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, यानी उसे यूटिलाइज किया है। उसका नाम है रेजू पावे। तो ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली इंडिजीनियस रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है रेजू पावे, उसको इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश में रोड बनाया है। रेजू पावे टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया है? तो याद रखना है रेजू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। रेजू पावे REJUPAV। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे CSIR, यानी CSIR जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसका जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया है इसे, ठीक है ना। इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज क्या है? तो ये जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप हाई एल्टीट्यूड, जो अरुणाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका है माउंटेनियस रीजन्स में, उनमें हाई एल्टीट्यूड पे आप बिटुनिमस रोड लोड और सब जीरो टेम्परेचर के अंतर्गत भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर का हड़ताल था, आपको पता है। जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है उनमें हिट एंड रन के मामले को लेकर जो प्रोविजंस थे उसके विरोध में, तो अभी न्यू क्रिमिनल्स भी जो जुलाई से लागू होंगे उसमें वो हिट एंड रन वाला प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं
भारतीय न्याय संहिता, ये अभी हाल ही में 3 नए लॉ आए हैं। आईपीसी को हटा के, इंडियन पेनल कोड को हटा के जो है भारतीय न्याय संहिता 2024, और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी को हटा के सीआरपीसी को हटा के नया एक्ट लाया गया है। और इंडियन एविडेंस जो है भारतीय उसको हटा के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब नया जो है एक्ट लाया गया है इस साल, नए क्रिमिनल्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अभी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लॉन्च किया। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन किस प्लेस से? तो करावती लक्षद्वीप में, कोच्चि को करावती से, यानी कोच्चि जो है केरला का, वहाँ से लक्षद्वीप के करावती को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्ट किया गया, ताकि लक्षद्वीप में टूरिज्म सेक्टर को गवर्नमेंट का फोकस है प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ जो है इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाया जा सके, हाई स्पीड इंटरनेट जो है लक्षद्वीप के लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को फंड किया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अभी हाल ही में भारत सरकार का विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव जो चल रहा है पूरे देश में, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ शाह जो है युवा अनस्टेबल के ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कौन से राज्य में ड्रोन से सर्वे किया जाएगा मेट्रो कॉरिडोर के लिए? तो वो उत्तराखंड राज्य में आईजी ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। और उसके बाद अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी सालसा, SCLS से जो हर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में जो आया था, जिसके तहत सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है लोगों को फ्री एड, उसमें कैटेगरी है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, बूढ़े को, इन लोगों को जो कमज़ोर से हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का चेयरमैन अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गावी को सुप्रीम कोर्ट का लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये जो है हमने बताया लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के अंतर्गत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अभी हाल ही में नया एडिशन सागर परिक्रमा अनाउंस हुआ है। ये कौन सा एडिशन है? तो सागर परिक्रमा 10वां एडिशन है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक ये चलेगा, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। कोस्टल एरिया जो है आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का इसमें कवर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गाइडलाइंस जारी की है, ताकि वो उनके सिंबल्स, उनके नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे वो, इसके लिए। तो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन से पार्टी है? तो वो ऐसे पार्टी को रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ तो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ना ही स्टेट पार्टी है ना ही नेशनल पार्टी, उसका जो क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई नहीं करता है। तो वह है रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज कब होंगे? जब उन्हें या तो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अभी हाल में सिंपली पाल का काई चटनी को GI टैग मिला है। ये कौन से रीजन में बनता है? तो काई चटनी जो है वो ट्राइबल एरिया उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ये काई चटनी बनता है, और इसे अभी हाल में GI टैग दिया गया है। यह कैसे प्रिपेयर्ड होता है? तो जो रेड वीवर एंट होते हैं ना, चींटी, उनसे इसे बनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद उत्तर पूर्वी महोत्सव कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी जो डोनर है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री, तो ये जो है जिसके मंत्री अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तो उसके द्वारा उत्तर पूर्व महोत्सव 2024 को आयोजन किया जाएगा। ये जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल का किस जगह पे हुआ? तो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की पहली मीटिंग जो है वो कोलकाता में हुई, और ये जो है वो
MV गंगा क्वीन जो जहाज़ है उस पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट एंड शिपिंग के सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने इसे चेयर किया और इसमें हरित नौका गाइडलाइंस जो है उसे लॉन्च किया गया इनलैंड टूरिज्म के लिए। अभी हाल ही में श्री राम लला दर्शन स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में कौन पहली महिला वुमेन बनी है अर्जुना अवार्ड इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए रिसीव करने वाली? तो दिव्यकृति सिंह बनी है। कौन सी मिनिस्ट्री स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड प्रोवाइड करती है? तो मिनिस्ट्री महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे अवार्ड देती है और ये अवार्ड नई दिल्ली में दिया जाता है। मेनली राष्ट्रपति जी इसे प्रदान करती है। और मध्य प्रदेश का इंदौर जो लगातार 7 साल से नंबर 1 शहर है और मध्य प्रदेश ओवरऑल राज्य कैटेगरी में नंबर 1 है। और उसके बाद सूरत और इंदौर, इस साल सूरत और इंदौर को मिला है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड। इंदौर का लगातार 7वां की इस बार मिला है। और नीचे से 3 सिटी है कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा। टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। टॉप 2 अवार्ड से अमंग क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है वो बनारसी प्रयागराज। तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड जो है वाराणसी और प्रयागराज को मिला है इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख। तो इसमें सासवाद, पाटन और लोनावाला जो है इन तीनों को मिला है। तो गंगा में बनारसी प्रयागराज, राज्य में शहर में इंदौर और सूरत को पहला स्थान, और स्टेट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, तो वो सफाई मित्रों के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर है वो है चंडीगढ़। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, वह मुंबई का जो नई मुंबई से जोड़ रहा है और इसका नाम जो है अटल सेतु रखा गया है। और इस ब्रिज का जो रेंज है 21.8 किलोमीटर है, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ठीक है ना। और ये पूछ दिया कि सी केबल ब्रिज, तो केबल ब्रिज जो है ये सी ब्रिज है लॉन्गेस्ट, अटल सेतु जिसका नाम है। और सी केबल ब्रिज तो अभी कल ही उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। सुदर्शन सेतु गुजरात में जो बेट द्वारका से मेनलैंड द्वारका गुजरात को कनेक्ट कर रहा है, तो वो सुदर्शन सेतु है सी ब्रिज। और लॉन्गेस्ट सी केबल ब्रिज और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है वो है अटल सेतु, ठीक है ना। ये मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। अभी हाल ही में कौन से राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? अमृत मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो इसे जो है केरला ने लॉन्च किया है, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर युवा निधि स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा निधि स्कीम कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हो गए हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको कुछ राशि प्रोवाइड की जाएगी 2 साल के लिए, लगभग 3,000 रुपया, जिसमें से डिप्लोमा ग्रेजुएट्स को 3,000, डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपये प्रति मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है स्टार्ट हुआ है किस सिटी में? तो बीकानेर राजस्थान में हुआ है, याद रखना है। राजस्थान में तो सब लोग मार देंगे, लेकिन कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में हुआ है, 12 से 14 जनवरी को होगा। अच्छा, उसके बाद श्री राम लला का टेम्पल यूपी में अभी उद्घाटन हुआ, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसमें जो है भगवान के बालक स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है। और उसके बाद अरुण योगीराज जो है वो मूर्तिकार है, याद रखना है। और टेम्पल को जो है वो नागरा स्टाइल में बनाया गया है। नागरा स्टाइल उत्तर भारत की मंदिरों की शैली है, दक्षिण में द्रविड़ स्टाइल है, और नागरा और द्रविड़ को मिला के एक बेसारा स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद महतारी बंधन योजना, तो महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो नई सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो इसमें उनके मैनिफेस्टो में था ये छत्तीसगढ़ महतारी बंधन योजना, और जिसमें मंथली इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रति महिला को 1,000 रुपये का प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाल ही में तेलंगाना ने सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किस संस्था के साथ कोलेबोरेशन किया है? यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में लीड लेने के लिए अभी हाल ही में तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर में देखते हैं। अभी हाल ही में मकर संक्रांति के प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा वीडियो में कि वो गायों को अपने आवास पर चाला के थे। वो गाय इतनी छोटी छोटी थी, तो उन गायों का नाम था पुनगनूर काऊ, जो छोटी होती है, और वो जो है मेनली आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वो पाई जाती है। हालांकि अन्य राज्यों में पाई जाती है, लेकिन वो उनका मेन जगह है आंध्र प्रदेश का चित्तूर जगह, जहाँ से वो बिलोंग करती है। और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है।
जिनका एवरेज हाइट जो है 70 से 90 सेंटीमीटर है और एवरेज वेट जो है उनका 115 से 200 केजी है। तो हमें याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में किस राज्य के चीफ मुख्यमंत्री ने श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने रेनोवेशन कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें परिक्रमा पथ और सब बहुत सारी बेसिक सुविधाएं बनाई गई है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि MP लेड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलपमेंट स्कीम्स जो है MP लेड स्कीम, इसके लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन जो है मोस्पी के द्वारा जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। फिर इस ऐप का पर्पस क्या है? तो इस ऐप का पर्पस ये है कि जो MP लेड का फंड है उनको उन फंड्स को ट्रैक करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पक्के पोगा हॉर्नबिल फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किस राज्य में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यह 9वां एडिशन था। और उसके बाद नेक्स्ट असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में असम वैभव किन्हें देने की घोषणा की है? असम वैभव असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो जो रंजन गोगोई है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें देने की घोषणा की है। ठीक है ना। उसके बाद अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा घोषणा किया गया कि जो 9 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया उसमें किस लैंग्वेज को शामिल किया गया? तो फारसी को शामिल किया गया। तो आज हम लोग पार्ट 1 में इतना करंट अफेयर देखा, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर कवर करेंगे और उसके बाद लगभग 2 से 3 वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।